गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देख रहे थे कौन सा मैनेजमेंट मैनेजमेंट में चैप्टर नंबर 2 मैनेजमेंट प्रोसेस में आज वाली क्लास में देखेंगे 14 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट बाय F.W. टायलर। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट बाय F.W. बाय हेनरी फोयर। ये देखेंगे, ये सर VVI, ये बहुत आपके एग्जाम में आएगा सर। ये कौन सा 14 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट बाय हेनरी फोयल। हेनरी फोयल क्या हुआ कि सर हेनरी फोयल क्या बोला कि हम मैनेजमेंट में कितना 14 को प्रिंसिपल दे रहे हैं। वो 14 प्रिंसिपल आपको क्या करेगा, लिखने के लिए आएगा किसमें, एग्जाम्पल में। तो वही टॉपिक कौन सा है, 14 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट बाय हेनरी फोयल। ठीक, देखिए अभी इसको भी याद मत रखिए, ये आपको एक ही लाइन में याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, देखिए आप एक ट्रांसलेशन बनाइए। क्या चीज कि कोई एक सीएस का लड़का है, वो कोई एक सीएस का लड़का है, उसका क्वेश्चन पूछ लीजिए कैसे, क्या आपने कभी गोवा देखा है। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन है कि सर कोई सीएस का लड़का है, उसका क्वेश्चन पूछ लीजिए कैसे, क्या चीज, क्या आपने कभी गोवा देखा है। इसका ट्रांसलेशन बना लीजिए। क्या चीज ट्रांसलेशन हो जाएगा, URCS, स्टूडेंट मान लिखिए URCS कहने का मतलब क्या, तुम एक सीएस का लड़का है, URCS, तुमने कभी गोवा देखा है। डिड यू सी, क्या तुमने देखा है, डिड यू सी गोवा। देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना होगा, 14 होगा। URCS डिड यू सी गोवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आपको 14 लेटर्स है, 14 लेटर्स आपको 14 वर्ड बनाना। बस खाली आप ये क्या करिए, ये वाली लाइन याद रखिए, ये वाला लाइन याद रखिए, और 14 का 14 या 14 का 14 प्रिंसिपल क्या करिए, याद रखिए। देखिए हम 14 का प्रिंसिपल कैसे रखते हैं। ये जो जितना लेटर ऐसे रखे, URCS, ये ना, डीड का DID, USEGOA, ऐसा। ठीक, हमको क्या लिखा हुआ है सर, देखे तो 14 प्रिंसिपल में हमको एक लाइन याद रखनी, कौन सा, URCS डिड यू सी गोवा। इसमें सर हम आपको कितना 14 वर्ड हुआ, 14 वर्ड हमको क्या चाहिए, 14, और 14 लेटर्स का बनाना, 14 वर्ड बनाना। ठीक, ई से होता है कौन सा, देखिए हम ये तुम्हारा यू यहाँ पे रिफर करेंगे। ई से क्या होता है तुम्हारा, आर से क्या होता है, बाकी ये जो जाएगा यहाँ पे हम समझाएंगे आपको क्या चीज है। ई फॉर होता है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, यू फॉर यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड कहने का मतलब क्या चीज, वन हेड वन बॉस। यूनिटी ऑफ कमांड कहने का मतलब क्या चीज, देखिए अभी हम जस्ट इसके पीछे वाला क्लास में बता रहे थे लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। लेवल ऑफ द मैनेजमेंट में क्या देखे, लेवल ऑफ द मैनेजमेंट में देख रहे थे, लेवल ऑफ द मैनेजमेंट में ये टॉप लेवल का आदमी था, ये तुम्हारा टॉप लेवल का आदमी था, टॉप लेवल का। यहाँ पे मेन आदमी एक था, वन हेड। अब देखिए ये वन हेड होना जरूरी क्या है, देखिए ना, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड कहने का मतलब क्या चीज है, यूनिटी ऑफ कमांड कहने का मतलब ये एक आदमी रहेगा ना, एक आदमी, इसके अंडर में HOD वगैरह, इसके HOD के अंदर में बहुत सारे टीचर्स वगैरह, और टीचर्स के अंदर में बहुत सारे स्टूडेंट्स का होना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का होना, ये सबको हैंडल करना, इस सबको हैंडल करना एक आदमी के अंडर में होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं, जैसे देखिए आप बोले वन हेड, इसके हम बोल रहे हैं कि सर ये तुम्हारा जो ऊपर वाला आदमी है वो दो रख दो, वन हेड की जगह दो हेड रख दो, तो क्या बोलेगा पता है, ये इसको कंट्रोल करने का कैपेसिटी एक आदमी का, ये फर्स्ट, ये तुम्हारा सेकेंड। हम कह रहे हैं कि इसको कैपेसिटी, ये सब आदमियों, ये सब लड़कों का कैपेसिटी इसका कुछ का अलग होगा, ये इसको काम करने का तरीका कुछ अलग होगा। ये अपने अनुसार ये सारे डिपार्टमेंट के सारे स्टूडेंट्स को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। दूसरा का आदमी क्या चीज है, अपने अनुसार क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो देखिए ये दोनों में इसका काम करने का तरीका और इसका काम करने का तरीका डिफर हो जाता है, जिसके वजह से एक दिन का काम इसके काम करने के तरीका में क्या पता है कुछ डिफर आ जाए, तो 2 दिन में हो जाए, इसका 1 दिन में काम। मतलब यहाँ पे क्या चीज होगा, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। कंफ्यूजन करने का मतलब इसका काम करने का तरीका कुछ अलग, इसका काम करने का तरीका अलग, इसका सोचने का कैपेसिटी कुछ अलग, इसका सोचने का कैपेसिटी कुछ अलग। तो हम क्या करेंगे, टॉप पे जो सबसे आदमी रहेगा ऊपर में, उसको क्या करेंगे, एक आदमी करेंगे, और यही आदमी क्या करेगा, सारे को क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो वही तुम्हारा क्या क्या होगा कि सर यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड कहने का मतलब पूरा काम को संचालित करने के लिए जो मेन आदमी होगा, सबसे ऊपर का आदमी होगा,
एक होना चाहिए। तो वही लिखा कौन सा, यूनिटी ऑफ कमांड में वन हेड वन बॉस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी तुम्हारा इंडस्ट्री हो, उसको सही ढंग से चलाने के लिए सबसे ऊपर में एक आदमी होगा तभी पॉसिबल है। अगर सबसे ऊपर में दो आदमी हैं तो उसका काम करने का तरीका में डिफरेंस आ जाएगा, कंफ्यूजन बहुत सारे आ जाएंगे, जिसके वजह से काम करने का तरीका और जो तुम्हारा राइट टास्क और रन टाइम यूटिलाइजेशन ऑफ क्या चीज जो बोले थे ना, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, इसका मिनिमाइजेशन ना होगा, क्या चीज होगा, फाइनली कॉस्ट इसका क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। फिर क्या चीज होना चाहिए, 14 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट में पहला कौन सा, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब जो टॉप लेवल में आदमी उसको क्या क्या चीज क्या आदमी होना चाहिए, एक होना चाहिए। इससे एक आदमी से क्या होगा, कंफ्यूजन वगैरह होगा, उससे क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, यू से खत्म। यू फॉर क्या चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या चाहिए, वन हेड या वन बॉस। आर फॉर होता है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। रेम्यूनरेशन मतलब होता है क्या चीज, जो आपके अंडर में लेबर काम कर रहा है उसका सैलरी से रिलेटेड करता है। कि देखिए 14 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट में आपको मैनेजमेंट को अगर सही तरीके से चलाना है तो आप अपने अंडर में जो लेबर से काम करवा रहे हैं तो उस लेबर को आप खुश रखिएगा, तभी तो खुश रखने का इंस्टेंस यहाँ पे क्या हुआ, तो उसका मिनिमम वेजेस है, जो मिनिमम वेजेस उसको क्या करिए, उसको दीजिए पैसा। अगर उसको मिनिमम वेजेस दीजिएगा तो क्या करेगा, आपका जिंदगी क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, वो अपनी जिंदगी को सर्वाइव करेगा। तो वही चीज क्या हुआ, आर फोर होता है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल कहने का मतलब क्या चीज है, आपके अंदर में जो लेबर काम कर रहा है उसका भत्ता से रिलेटेड है, भत्ता, भत्ता मान दे। ठीक, ये समझ में आ रहा है। तो उस आदमी को, उस लेबर को कम से कम इतना पैसा दीजिए कि अपना वो अपना जिंदगी क्या करे, सर्वाइव करे। तो वही चीज को रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल में शुड बी इनफ टू सर्वाइव। शुड बी इनफ मतलब क्या चीज, इतना कम से कम पैसा दीजिए कि अपना जिंदगी क्या करे, वो सर्वाइव करे। ठीक, यू आर, यू मतलब यूनिटी ऑफ कमांड, आर फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। सी फॉर होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसीजन, डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक, देखिए ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी डिपेंड्स करता है, ये डिपेंड्स करता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना बड़ा, साइज बड़ा भी हो सकता है, साइज क्या करता है, छोटा भी हो सकता है। आपका ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा साइज और ऑर्गेनाइजेशन का छोटा साइज ये होना, ये डिपेंड करता है किसका, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। हम क्या कर रहे हैं, देखिए डिसीजन मेकिंग पावर। अब कह रहे हैं कि कोई भी तुम्हारा डिपार्टमेंट में पांच डिपार्टमेंट सर, जो आपका पांच डिपार्टमेंट है, पांच डिपार्टमेंट में डिसीजन मेकिंग पावर एक आदमी को दीजिए, एक आदमी को जिसका हम नाम क्या दे रहे थे, प्रिंसिपल ही तो दे रहे थे। यहाँ सबको पांच एचओडी था, यहाँ पर 25 को आदमी था, पांच एचओडी से क्या बन रहा है, प्रिंसिपल बन रहा है। तो ये इसी के पास तुम्हारा क्या दीजिए, डिसीजन मेकिंग पावर। अगर हर एक एचओडी को दे दीजिएगा तो आप अपना अनुसार डिसीजन मेकिंग पावर ले जाए, डिसीजन मेकिंग पावर मिलेगा हर एक एचओडी को, लेकिन इंडिविजुअल ब्रांच के अनुसार मिलेगा। ब्रांच के अनुसार कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल के स्टाफ से रिलेटेड जितना तुम्हारा है वो कौन सा लेगा डिसीजन मेकिंग, वो एक एचओडी देगा। लेकिन एक कभी कम ऐसा अगर जो हर एक एचओडी को मिलना पड़े, उस केस में जो डिसीजन मेकिंग होगा, डिसीजन मेकिंग पावर होगा, वो किसके पास होना चाहिए, प्रिंसिपल के पास होना चाहिए। ये तुम्हारे क्या बोलता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। एक बोलते हैं क्या चीज, ये आप सबको समझ में आया, यूनिटी ऑफ कमांड, आर फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, सी फॉर सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है कितना छोटा। एस फॉर होता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल बोलिए या क्या बोले, स्टेबिलिटी ऑफ वर्कर्स बोलिए, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल या स्टेबिलिटी ऑफ वर्कर्स। क्या कर रहा है ना कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में या आप अपने बिजनेस में कोई भी लेबर का उसका जो पोजीशन उसको बना के रखिए। तो पोजीशन बना के रखने का कहने का मतलब क्या चीज है, कोई भी अगर लेबर, कोई एक लेबर आपका ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और सेम पोजीशन पे अगर 2 साल से काम कर रहा है तो उसके पास वर्क एक्सपीरियंस क्या करेगा, ज्यादा हो जाएगा। जिसका वजह से क्या होगा कि 4 घंटा का काम उसके पास इतना सारा एक्सपीरियंस आ जाएगा कि 4 घंटा का काम 3 घंटा में निपटा देगा। ठीक, तो क्या कर रहा है ना, जैसे कोई भी एम्प्लॉयज का जो तुम्हारा काम दिए या पोजीशन दिए उस पोजीशन को बनाए रखो। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल का आदमी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 3 साल से काम कर रहा, आप क्या कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रिकल वाले आदमी को मैकेनिकल वाले डिपार्टमेंट भेज रहे हैं। उससे आपको क्या करना है, इनडायरेक्टली आपको जो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट कर रहे थे वो मिनिमाइजेशन होगा, मैक्सिमाइजेशन होगा। 3 दिन का काम लेना चाह रहे थे वो आपका 3 दिन का काम कितना दिन होगा, 5 दिन में खत्म होगा। तो वो सबसे बचने के लिए क्या करेंगे, कोई भी पर्सनल या कोई भी वर्कर सर जो पोजीशन दिए उसको उस पोजीशन पर बना रखिए। हाँ, अगर आप उसके बारे में सोचते हैं कि नहीं सर हम क्या कर रहे हैं, उस आदमी को एक ही पोजीशन पर 3 साल हो गया,
आपको लगता है कि नहीं कि उसको कुछ क्या दूसरे डिपार्टमेंट नहीं, दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ उसको पोजीशन को चेंज करना चाहिए, तो क्या करिए ना आप, इलेक्ट्रिकल का अगर आदमी है, अगर जेई की पोजीशन पे है, तो उसी डिपार्टमेंट में उसके ऊपर एक पोजीशन दे दीजिए। ये तुम्हारा क्या बना रहेगा, इसका स्टेबिलिटी बना रहेगा, मतलब काम करने का तरीका जिस डिपार्टमेंट बना हुआ है उस डिपार्टमेंट उसका बना रहेगा। अगर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल बना के रखते हैं, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मैनेजमेंट है, उसका काम करने का तरीका कुछ का इम्प्रूव करेगा। उसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क करने के बाद डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क करने का मतलब क्या है, कोई भी अगर मेरा, अगर हम कह रहे हैं, आप कॉलेज का एग्जांपल ले लीजिए, तो कॉलेज में हम कह रहे थे कि आपके अंडर कॉलेज के अंडर में बहुत सारे क्या लेबर है, लेबर कहने का मतलब क्या चीज है, प्रिंसिपल है, एचओडी है तुम्हारा, फिर नॉर्मल टीचर्स है। अब कोई भी नॉर्मल टीचर का सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, तो बेस्ड अकॉर्डिंग उसके कौन सा क्वालिफिकेशन या वर्क एक्सपीरियंस। तो जो डिवीजन ऑफ वर्क, किसी भी आदमी को जो आप काम दीजिएगा, वो काम देने का तरीका क्या होगा कि उस आदमी का क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्पेशलाइजेशन है, या क्या उसका एक्सपीरियंस है। समझ में आया? कोई भी आदमी का हम वर्क ऐसे ही नहीं बांट देंगे, हम वर्क को बांटेंगे, काम को बांटेंगे, लेकिन ये वर्क जो होगा से डिपेंड करेगा कि उस आदमी का स्पेशलाइजेशन क्या है और इसका क्या वर्क एक्सपीरियंस क्या है। तो क्या हुआ, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू दियर स्पेशलाइजेशन। इनिशिएटिव आई फॉर कौन सा, डी फॉर क्या, डिवीजन ऑफ वर्क, आई फॉर इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या चीज होता है ना, कि जैसे आप अपने मैनेजमेंट में या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक नया आदमी को ला रहे हैं, नया आदमी को कहने का मतलब क्या चीज, वो कहीं काम करके ना रखा हुआ, ठीक, मतलब क्या चीज नया आदमी को लेकर आ रहे हैं, तो उसको काम करने का तरीका क्या होगा ना, उसको कुछ बुझाएगा नहीं, तो क्या कीजिएगा, उसको आप उसको हर एक समय मोटिवेट कीजिएगा, इस काम को इस तरह से करिए, तो 3 दिन का काम 3 दिन में खत्म होगा। तो इनिशिएटिव कहने का मतलब क्या चीज होगा, ये सर, ये जो तुम्हारा इनिशिएटिव है नए लोगों के लिए है, नए वर्कर के लिए, न्यू एम्प्लॉयज के लिए, तुम्हारा किसके लिए, न्यू एम्प्लॉयज के लिए, न्यू एम्प्लॉयज, ठीक। इनिशिएटिव किसके लिए, तो न्यू एम्प्लॉयज के लिए है, आपका ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई नया आदमी आता है उसके लिए है। इनिशिएटिव कहने का मतलब क्या है, मोटिव टू मूव फास्ट, अरे कम से कम जो काम मिला उसको काम करने का शुरू तो करो, तो तुम्हारा कौन सा कहलाता है, इनिशिएटिव, मूव मोटिव टू मूव फास्ट। डी फॉर एक डिसिप्लिन, देखिए डी यहाँ पे आया था, देखिए डी यहाँ पे डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, और डी फॉर यहाँ पे डिसिप्लिन। अब जो डिसिप्लिन हुआ ना, तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं जी हुजूरी नहीं कि सर सुबह में मिले तब गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून तुम्हारे गुड इवनिंग, ये वाला नहीं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कहने का मतलब क्या चीज है कि आपका और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना रूल होता है, तो पावर होता है, उस रूल को उस पावर को आप नहीं तोड़िए, ये डिसिप्लिन। आपको 3 दिन का काम मिला है तो 3 दिन में ही निपटा दीजिए, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन बोलते हैं। अगर कोई भी तुम्हारा क्या जो पावर मिला हुआ उस पावर को आप गलत यूज ना करें, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। ये तुम्हारा क्या चीज होना चाहिए, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन का क्या लिखा हुआ, डोंट ब्रेक्स द रूल एंड पावर। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सारे एम्प्लॉयज के लिए अगर सेम रूल बना हुआ, तो उस रूल को आप भी फॉलो कीजिए, उसको आप जबरदस्ती तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। ये तुम्हारा किससे, 14 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट में एक कौन सा था प्रिंसिपल, डिसिप्लिन, डी फॉर डिसिप्लिन, ठीक। यहाँ पर डी फॉर डिसिप्लिन, अगर डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क। ई फॉर, देखिए ई फॉर यहाँ पे देखिए यूनिटी ऑफ कमांड, यहाँ पे क्या होगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन करने का मतलब सारे अपना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी एक काम मिला तो हर एक डिपार्टमेंट में हर एक लेबर का हर एक एचओडी का काम करने का तरीका एक वे होना चाहिए। कि हमको एक वे कहा, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो गोल को अचीव करने में, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने का वो जो तुम्हारा वे है वहां पे होना चाहिए। ई फोर कहने का मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहने का मतलब सारे लेबर्स का, सारे वर्कर्स का, सारे तुम्हारा एम्प्लॉयज का काम करने का तरीका कितना होना चाहिए, एक। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड कहने का मतलब कहते हैं सबसे ऊपर में एक आदमी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहने का मतलब सारे एम्प्लॉयज का, सारे एम्प्लॉयज का काम करने का तरीका कितना, एक। ई फॉर कौन सा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन मैन वन प्लान। देखकर कहने का मतलब क्या चीज है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि हम क्या करेंगे, कोई एक आदमी प्लान करेगा, उस प्लान का जो होगा उस प्लान को फुलफिल करने के लिए, उस प्लान को पूरा करने के लिए जो काम करने का तरीका होगा उसका आपको कौन सा होगा, एक ही होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक वे में जाना चाहिए। एस फोर होता है, देखिए एस फोर यहाँ पे लिखा होता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, और एस फोर होता है यहाँ पे स्केलर चेंज, स्केलर चेंज, स्केलर चेंज। इसी को कभी कभी बोलते हैं कौन सा, अनब्रोकन चैन भी बोलते हैं,
अनब्रोकन चैन, अनब्रोकन चैन। ठीक, ये क्या करता है ना स्केलेटन या अनब्रोकन चैन, कि अपना ऑर्गेनाइजेशन में जितना स्टाफ्स हैं, टॉप लेवल का स्टाफ्स हैं, टॉप मिडिल लेवल का स्टाफ्स हैं, तुम्हारा बॉटम लेवल का स्टाफ्स है, ये क्या करता है स्केलेटन, सबके बीच में रिलेशन को स्थापित करता है। तो देख लीजिए आप, इसका समझ लीजिए। जैसे हम बोले तुम्हारा विकास देखे तो कौन सा लेवल ऑफ द मैनेजमेंट में, ये टॉप ये मिडिल, ये टॉप है सर, मिडिल है, ये तुम्हारा कौन सा बॉटम है, यहाँ पर बॉटम लेवल में। स्केलेटन क्या करता है ना स्केलेटन, यहाँ का इंफॉर्मेशन देखिए, यहाँ का इंफॉर्मेशन यहाँ जाएगा, इनका इंफॉर्मेशन यहाँ जाएगा, और इनका इंफॉर्मेशन लेवल के बीच में जाएगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन देखिए, यहाँ का टॉप लेवल का आदमी का इंफॉर्मेशन अगर यहाँ तक के जाना है तो ऐसा ऐसा और ऐसा। हम कह रहे हैं कि ये जो लिंक्स आता है ना, जो चेन्स आता है, ये जो चेन बन रहा है वो चेन, यही चेन को बोलते हैं कौन सा, स्केलर चेन, स्केलर चेन। अगर हम थोड़ी देर के लिए बोले कि सर ये देखिए यहाँ का इंफॉर्मेशन यहाँ तक आया और ये वाला आदमी इंफॉर्मेशन यहाँ तक नहीं है, तो उस केस में बोल सकते हैं कि ये चेन टूटा हुआ है, ये जो इंफॉर्मेशन जा रहा है एक दूसरे के प्रति, वो चेन बीच में क्या टूटा हुआ। तो स्केलेटन की बात करेंगे तो यहाँ का इंफॉर्मेशन यहाँ तक आ रहा है, ये 100% तुम्हारा क्या होना चाहिए, अनब्रोकन होना चाहिए। यहाँ का इंफॉर्मेशन एक दूसरे से लिंक होना चाहिए, दूसरे से लिंक होना चाहिए, दूसरे से लिंक। अगर कहीं भी एक दूसरे से लिंक नहीं है तो इस केस में स्केलर चेन काम नहीं करेगा। तो स्केलर चेन कहने का मतलब क्या चीज है, यहाँ का इंफॉर्मेशन अगर यहाँ तक पहुंचाना है तो टॉप वाला मिडिल तक पहुंचाएगा, मिडिल तक यहाँ तक करेगा, ये बॉटम तक करेगा, बॉटम से यहाँ तक। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर आदमी डायरेक्ट यहाँ पाके ऐसा कभी नहीं होता मैनेजमेंट में। ठीक है, स्केलर चेन कहने का मतलब क्या चीज है कि सर ये क्या करता है, हर एक डिपार्टमेंट का आदमियों के बीच में, हर एक डिपार्टमेंट में क्या करता है, रिलेशन को क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है। तो वही चीज वहां लिखा हुआ कौन सा, स्केलर चेन कहने वाले डिजाइन रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज। ये समझ में आया आपको, सर टॉप लेवल का आदमी, मिडिल लेवल का आदमी, बॉटम लेवल का आदमी और ऊपर नीचे काम करने वाले लेबर्स के बीच का रिलेशन कौन दिखाता है, तो ये स्केलर चेन, स्केलर चेन के थ्रू जिसको बोलते हैं कौन सा, अनब्रोकन चेन। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आता है देखिए डिड यू, ई सी एस का भी देख लिया ई, यहाँ पे ई दो तरह का आता है, ई तुम्हारा कौन सा है, दो गो ई है। तो एगो ई का मतलब होता है कौन सा, स्पिरिट द कॉर्प्स, और एक होता है तुम्हारा इक्वालिटी। देखो स्पिरिट द कॉर्प्स कहने का मतलब ना, ये जो है स्पिरिट द कॉर्प्स, एक कहने का मतलब क्या है कि कोई भी मैनेजमेंट में अगर काम मिला है, कोई भी मैनेजमेंट में काम मिल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, इसका टीम वर्क करेंगे, टीम वर्क, टीम वर्क, या क्या चीज, और क्या चीज, ग्रुपिंग में काम करेंगे। हम लोग याद है, हम लोग जब तुम्हारा नेचर ऑफ द मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, नेचर ऑफ द मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, तो पहले का पढ़े थे कौन सा, कि कौन सा जो काम करने का तरीका होगा कौन सा होना चाहिए, ग्रुप एक्टिविटी होना चाहिए। तो वही चीज वैसे बोला कि 14 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट में ये से बोला क्या चाहिए, स्पिरिट द कॉर्प्स होना चाहिए। स्पिरिट ऑफ द कॉर्प्स कहने का मतलब क्या चाहिए, कोई भी अगर काम मिला है तो हम क्या करेंगे, उसको एज ए टीम काम करेंगे, एज ए टीम काम करेंगे। एक कहने का मतलब रिप्लेस आई विद वी, ऐसा हम नहीं कि ये काम को सिर्फ मैं ही करूंगा, ऐसा नहीं। अगर जिस दिन ये चीज आएगा कि इस काम को सिर्फ मैं ही करूंगा, उस दिन आप बर्बाद है। तो क्या हमने का मतलब यहाँ चीज क्या है, ई फॉर स्पिरिट द कॉर्प्स। इसका स्पिरिट द कॉर्प्स कहने का मतलब क्या चीज है कि कोई भी अगर आपको मैनेजमेंट में काम मिला है तो उसको हम क्या करेंगे, मिल के काम करेंगे। ऐसा नहीं कि उस काम को हम अकेले कर लेंगे और घमंड में वो काम कभी होगा ही नहीं। ठीक, तो क्या चीज हुआ, ई फॉर स्पिरिट द कॉर्प्स कहने का मतलब क्या चीज, एज ए टीम वर्क, और रिप्लेस आई विद वी। ऐसा नहीं कि घमंड के अनुसार हम क्या बोले, जो काम करूंगा सब मैं ही करूंगा, वैसा नहीं। जो भी काम करेंगे हम लोग मिल के काम करेंगे, ये चीज होना चाहिए कोई मैनेजमेंट में। और ये तुम्हारा कौन सा है, स्पिरिट द कॉर्प्स, जो कि 14 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट का है एक टॉपिक है। एक और है तो तुम्हारा ई, ई फॉर कौन सी, ई फॉर स्पिरिट द कॉर्प्स, और तुम्हारे का ई फॉर इक्वालिटी। इक्वालिटी, इक्वालिटी कहने का मतलब क्या चीज है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे आपके लेबर काम कर रहे होंगे, तो कोई भी लेबर के साथ आप भेदभाव मत कीजिए। भेदभाव कहने का मतलब क्या चीज है, उस आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मान लिया मेरा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लेबर में एक लेबर ऐसा है जो मेरा जान पहचान का है, तो जान पहचान का है तो उसका ज्यादा फेवर मत कीजिए। अगर उसका ज्यादा फेवर करने लगे तो बगल वाला जो लेबर होगा उसको देख के वो जलेगा। जलेगा कहने का मतलब क्या चीज है, उसके काम करने का तरीका में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जितना मेरे अंडर में लेबर काम कर रहा है सबको एक नजर से देखेंगे, सबको एक जैसा पैसा देंगे, सबसे अगर 12 घंटा काम ले रहा है तो 12 घंटा काम लेंगे, अगर 8 घंटा काम ले रहा है तो 8 घंटा काम लेंगे।
ऐसा कभी नहीं कि भाई भतीजा है तो 8 घंटा काम 6 घंटा में करके 1200 200 देना था तो 250 देंगे, ऐसा नहीं। अगर ऐसा कीजिएगा तो आपको काम करने जो बहुत सारे काम कर रहे हैं लेबर्स लोग, उसमें क्या होगा, भेदभाव हो जाएगा। भेदभाव की वजह से क्या होगा, 3 दिन का काम कितना 5 दिन में चले जाएगा। वो बोलेगा नहीं से वो उसको काम पैसे, वो काम काम करके ज्यादा पैसा मिल रहा है तो हम भी काम काम करके ज्यादा पैसा लेंगे। यही चक्कर में आपका क्या होगा, काम करने का तरीका वो क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। ये समझ में आया? E for split the corps मतलब टीम वर्क, रिप्लेस I with V। E for equality, इक्वलिटी कहने का मतलब कि सबके पास जो भेदभाव प्रोड्यूस होने वाला चीज से बचिए। G for जनरल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट देखिए G for कहां पे लिखा हुआ, G for जनरल इंटरेस्ट, नेसेसरी टू मेंटेन यूनिटी। जनरल इंटरेस्ट कहने का मतलब है ना कि जैसे आपके अंडर में बहुत सारे, देखिए आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर बहुत बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपके लेबर की संख्या भी करेगा बहुत ज्यादा रहेगा। अब लेबर का अगर संख्या ज्यादा है तो क्या करिएगा, उसको मेंटेन भी तो करना है। अगर एक लेबर के घर में या एक लेबर को एकदम से कुछ हो जाता है, जैसे तबियत वगैरह कुछ हो गया या तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में क्या चाहेगा वो चीज कि हम अपने मैनेजमेंट से कुछ पैसा लें। अब कुछ पैसा ले तो इंटरेस्ट की बात करेगा मैनेजमेंट, क्या बोलेगा, नहीं सर हम आपको पैसा तो देंगे ही लेकिन इंटरेस्ट पे देंगे। तो उस केस में क्या होगा कि हम पैसा लेंगे, अगर उस लेबर से अगर 2% सालाना या 5% सालाना के हिसाब से अगर हम तुम्हारा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उस केस में अगर दूसरे लेबर के साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो उसे भी 2% ही लेंगे। ऐसा नहीं कि एक लेबर के साथ तुम्हारा 2% ले रहा है, दूसरे के लेबर के साथ 5% ले रहा है और तीसरे के लेबर के साथ 10% ले रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो इस केस में लेबर के बीच में तुम्हारा क्या होगा, भेदभाव प्रोड्यूस होगा। तो वो चीज हम क्या करेंगे, जनरल इंटरेस्ट सब के लिए, सारे लेबर के लिए एक फिक्स कर देंगे, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो आप मेरे के यहाँ से आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, जो कि हर एक का क्या है, सेम है 2%, तो 2%। ओ फॉर होता है ऑर्डर, ऑर्डर कहने का मतलब एवरीथिंग शुड बी देयर राइट प्लेस। ऑर्डर करने का मतलब क्या चीज हुआ ना, ये देखिए ऑर्डर करने का मतलब क्या चीज हुआ, काम करने का तरीका, काम करने का तरीका कहने का मतलब क्या चीज है कि ऑर्डर, सिस्टमेटिक वे में कहने का मतलब कि अगर कोई एक भी काम मिला तो पहले उसका सर प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, उसके बाद स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, बजटिंग करेंगे, उसके बाद रिमार्किंग करेंगे। मतलब हर एक काम को हर एक तरह का पोजीशन बांटना। ऐसा नहीं कि प्लानिंग करने के बाद डायरेक्ट कंट्रोलिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं। तो ऑर्डर करने का मतलब को हर एक कोई भी काम सिस्टमेटिक वे में काम करेंगे। सिस्टमेटिक वे काम करने का मतलब क्या चीज है, पहले प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, बजटिंग करेंगे, उसके बाद रिमार्किंग करके उसको पूरा काम को खत्म करेंगे। एक तुम्हारा क्या लास्ट आता है, ए फॉर जी गोवा का, जी फॉर जे जनरल इंटरेस्ट, ओ फॉर ऑर्डर और ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है ना, और जब भी आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा साथ साथ आता है। देखिए एग्जांपल लेते हैं, अभी हम पढ़ रहे थे कौन सा, लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, टॉप, बॉटम, टॉप, मिडिल, कौन सा बॉटम। देखिए सबसे ज्यादा अथॉरिटी की अगर बात करेंगे, सबसे ज्यादा अथॉरिटी की बात करेंगे तो यहाँ सबसे ज्यादा अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर सबसे ज्यादा यहाँ होगा। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि सर यहाँ से अगर ऐसा जाए, अगर ऐसा इस डायरेक्शन में जाए तो अथॉरिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा कमता जाएगा। तो ये सर हम क्या कर रहे हैं, अथॉरिटी देखते रहना, इसको समझना अच्छे से। अथॉरिटी क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा। अगर इधर से अगर ऐसा बढ़े, अगर ऐसा बढ़े अथॉरिटी बढ़ेगा। अगर अथॉरिटी जहां पे घट रहा है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा। और रेस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, लेबर्स अगर इधर जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल को काम करने के लिए कौन सा होता है, लेबर ही तो है ना। बोलते हैं कि अगर ये काम खत्म हुई, अगर ये काम आप गलत किए तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो कोई भी काम के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, वर्कर्स होते हैं। मतलब रिस्पॉन्सिबल की बात करें तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कहाँ, यहाँ पे वर्कर्स। ये वर्कर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे, ठीक। अब रिस्पॉन्सिबल ऐसे ऐसे क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो हम ऐसा बोलते हैं ना कि जब भी अथॉरिटी आएगा तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। हम कहने का मतलब क्या है, अथॉरिटी कहने का मतलब देखिए, हम कहने वाले को एक काम मिला, कोई भी एक काम मिला और वो काम करने के लिए किसी एक एचओडी का काम मिला। जैसे हम बोले ऐसा कि प्रिंसिपल एक एचओडी को बुलाया और उसको काम दिया, वो एचओडी क्या बोला कि इससे ठीक हम काम करवा दें, ठीक। वो तो अथॉरिटी मिल गया उसको।
अब जो अथॉरिटी मिला, अब वो क्या कर रहा है, उस अथॉरिटी को साहित्य का काम नहीं कर रहा, 3 दिन का काम 4 दिन में काम करवा रहा है। उस टाइप का अथॉरिटी से क्या मतलब है, तो हम कहेंगे ऐसा है कि अथॉरिटी जिसको मिला उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में। इतना करने के बाद अपने क्या होता है, 14 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट यहाँ पे क्या होता है, खत्म। ठीक, एक तरीका सिर्फ हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। 14 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट बाय हेनरी फॉयल। हम लोग क्या कर लेते हैं, सिर्फ एक बार फिर से इसको याद कर लेते हैं। तो देखिए कैसे याद करेंगे इसको। ये क्या करेंगे, लाइन याद कर रखेंगे कौन सा, ई और सी एस डी डी सी गोवा, इस 14 को लेटर है, ऐसा लिख दिए। ई फॉर यूनिटी ऑफ कमांड, और एक और यू है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ई फॉर यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आर फॉर क्या रहता है, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन में करने के बाद भत्ता से रिलेटेड किसका लेवल। सी फॉर सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, सी फॉर सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। एस फॉर, एस दो जगह है, एस दो जगह, एस कहाँ कहाँ, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल या स्टेबिलिटी ऑफ वर्कर, और एस फॉर स्केलर चेन। डीड से, डीड में दो जगह, डी डिवीजन ऑफ वर्क और डिसिप्लिन, डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क और डी फॉर डिसिप्लिन। आर फॉर इनिशिएटिव, यू देखिए सर, ये दो जगह कौन सा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड यूनिटी ऑफ कमांड। एस, एस भी दो जगह था, एस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ वर्कर और एस फॉर स्केलर चेन। ई दो है, ई कहने का मतलब स्पिरिट द कोर्स मतलब टीम वर्क, और ई फॉर तुम्हारा कौन सा, इक्वालिटी। गोवा में जी फॉर जनरल इंटरेस्ट, ओ फॉर ऑर्डर, और ए फॉर क्या चीज, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतना आप याद रखिएगा ये वाला लाइन, और ये लाइन से कौन कौन सा वर्ड बन रहा है आप ये याद रखिएगा, तो 14 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट बाय हेनरी फोर्ड क्या होगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो आपको हर एक चीज का जो तुम्हारा लिखा हुआ यूनिटी ऑफ कमांड, इसमें क्या क्या लिखा हुआ आप हमको समझा दिए, हम आपको समझा दिए हैं, और जो लिखा हुआ हम आपको पीडीएफ आपके ग्रुप में आज क्या करेंगे, सेंड करेंगे। थैंक यू।